नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आपके पीएम यशस्वी योजना के लिए होने वाला है। आज के इस सेशन में हम आपको जीके जीएस के और विज्ञान के टॉप एमसीक्यू करवाएंगे बच्चों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करो ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। इसी के साथ बच्चों मैं अपना पहला क्वेश्चन करवाता हूँ। आपको बताना है पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ही है। आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन में किसमें? द्वितीय में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब लिया? 1932 में। 1932 में। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है। 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से? हमारे एक क्वेश्चन है, इसको उत्तर बताने हैं आपको। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेपाल होगा बच्चों। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना बच्चों, क्या होगा? नेपाल होगा। नेपाल होगा। अलायंस पार्टी का संबंध नेपाल से होगा। ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारा कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है कौन सा? ऊर्जा का कौन सा ऐसा साधन है जो नवीकरणीय है? आपको बताने ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी कोयला पेट्रोल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी लकड़ी। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा। ध्यान रखना बच्चों, क्या होगा? पवन ऊर्जा। यहाँ पर यदि ऑप्शन सौर ऊर्जा भी आता है ना बच्चों, सौर ऊर्जा, तो इसका आंसर कौन सा होता? सौर ऊर्जा होती। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों आ जाए तो कौन सा आंसर करना है आपको? सौर ऊर्जा करना है। इस बात का ध्यान रखना। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। यह क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन में करवा चुका हूं। आपको बताना है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इटली। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, फ्रांस से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आपको अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा मैं क्वेश्चन को सेट कर लेता हूं बच्चों। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि 18वीं सदी में यूरोप का वह कौन सा वर्ग 18वीं सदी में यूरोप का वह कौन सा वर्ग था जो सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से प्रभुत्व रखता था। तो 18वीं सदी में यूरोप का वह कौन सा सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से प्रभुत्व रखता था, कौन सा वर्ग था वो? ऑप्शन एक भू स्वामी कुलीन वर्ग, ऑप्शन दो पादरी, ऑप्शन सी मजदूर, ऑप्शन डी सैनिक। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि बताना है कि 18वीं सदी में यूरोप का कौन सा वर्ग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभुत्व रखता था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, भूस्वामी वर्ग, कुलीन वर्ग। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगला क्वेश्चन को उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? ऑप्शन एक AgCl, ऑप्शन बी AgBr, ऑप्शन सी AgL, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो बताओ श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगी। इसमें AgBr। AgBr बच्चों ध्यान रखना, क्या होगा? AgBr होगा। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, सॉरी बच्चों इस बात, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना है कि जर्मन बतुल किसका प्रतीक है। जर्मन बतुल किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए वीरता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी गुलामी, ऑप्शन डी एकता। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि जर्मन बतुल किसका प्रतीक है? तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जर्मन बतुल वीरता का प्रतीक है। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने
तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1918। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो कब लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, 1915 में। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। वह कौन सी घटना थी जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, ऑप्शन बी जब गांधी जी ने इरविन को पत्र लिखा, ऑप्शन सी जब गांधी अंबेडकर से समझौता हुआ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि किस घटना के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जब गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था तब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है अगला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो आलू की चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक बैग में किस निष्क्रिय गैस के वातावरण में पैक किया जाता है, ये क्वेश्चन है। मैं आपको समझा देता हूँ क्या कि आलू की चिप्स होती है बच्चों, उसको थैली में पैक करने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, उस थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, ये पूछ रहा है वो आपको। आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है आलू की चिप्स की थैली में, पैकेट में। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि संगमरमर का सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। CaO, ऑप्शन बी FeSO4, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी C6H12O6। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो चारों में से कौन सा बिल्कुल होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, CaCO3 होगा, CaCO3 होगा बच्चों। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी द्वारका प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। किसने वंदे मातरम गीत लिखा। वंदे मातरम गीत राष्ट्रीय गीत हमारा किसने लिखा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा बच्चों। किसने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ध्यान रखना बच्चों, किसने लिखा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा। राष्ट्रीय गान, राष्ट्र गान लिखा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने, जनगण मन। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा आ गया कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ये साइंस का क्वेश्चन है, आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस के लिए हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। आपको बताना है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा बच्चों, ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा। आपको बताना है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ऑप्शन एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कौन सी होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्या आपको बताना है कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फुलरेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन ए विद्युत का सुचालक बोल रहे हैं बच्चों। कौन सा है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत का सुचालक कौन होता है। ग्रेफाइट होता है बच्चों, ध्यान रखना कौन सा होगा। ग्रेफाइट। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। उष्मा का सुचालक हीरा होता है। उष्मा का सुचालक हीरा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा आता है, स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन कि आपको बताना है कि 18वीं सदी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था। तो आपको बताना है 18वीं सदी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपको बताना है कि 18वीं सदी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था। तो कौन सा था आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूरोप होगा इसमें आंसर। चलो बच्चों इस साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ पर लगी थी। भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ पर लगी थी। ऑप्शन ए
सूरत, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कलकत्ता। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो कहाँ पर सर्वप्रथम कपड़ा मिल लगी थी? चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंबई। मुंबई में भारत की सर्वप्रथम कपड़ा मिल लगी थी बच्चों। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको बताना है कि अगले क्वेश्चन का विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीकी किस देश में विकसित हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीकी किस देश में विकसित हुई आपको ये बताना है बच्चों। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि मुद्रण की तकनीकी किस देश में विकसित हुई विश्व में सर्वप्रथम? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, इसमें चीन आंसर आएगा बच्चों। कहाँ पर विकसित हुई मुद्रण की तकनीकी? विश्व में सर्वप्रथम चीन में हुई बच्चों। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आपको बताना है कि जे एन टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लो एवं सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आपको मैंने इसे स्क्रीन को छोटा कर दिया, आपको ध्यान में रखना है। हमारा क्वेश्चन आ गया है कि जे एन टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया? तो बताने कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि जे एन टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शन एक 1911, ऑप्शन दो 1912, ऑप्शन तीन 1913, ऑप्शन डी 1915। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है कि जे एन टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह एवं लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया, ये क्वेश्चन है। बोलने में मिस्टेक होगी दोस्तों, इसके लिए सॉरी मांगना चाहता हूँ मैं आपसे। बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है इनमें से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, 1912 में। 1912 में। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है कि भारत में कौन से भाग में लाल पीली मृदा पाई जाती है? क्वेश्चन को ध्यान में रखना बच्चों, मैं आपको ऑप्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो भारत में कौन से भाग में लाल पीली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन एक रेगिस्तानी क्षेत्र में, ऑप्शन दो दक्कन के पठार में, ऑप्शन तीन मालवा के प्रदेश में, ऑप्शन चार ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है कि कौन से भाग में लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दक्कन के पठार में लाल पीली मृदा पाई जाती है, लाल और पीली। ध्यान में रखना बच्चों। रेगिस्तान में कौन सी? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? रेगिस्तान में। चलो बच्चों इसी साथ अगला क्वेश्चन कि हमारा अगला क्वेश्चन आ गया G77 किस प्रकार के देशों का समूह है? G77 किस प्रकार के देशों का समूह है? ऑप्शन ए विकासशील देशों का, ऑप्शन बी विकसित देशों का, ऑप्शन सी अविकसित देशों का, ऑप्शन डी इन सभी का। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है कि G77 किन देशों का समूह है। तो कौन सा होगा आपको बताना है। तो दोस्तों विकासशील देशों का, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, विकासशील देशों का। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन करता हूँ, आपको बताना है कि सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजस्थान के अलवर क्षेत्र में। कौन से? अलवर जिले में सरिस्का बाघ रिजर्व है। इस बात का ध्यान रखना, कहाँ पर? राजस्थान के अलवर जिले में। गुजरात में कौन सा है? गिर। और असम में काजीरंगा, ये भी ध्यान रखना, असम में काजीरंगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बता दिया मैंने कौन सा कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन आ गया कि वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन एक 1977, ऑप्शन दो 1972, ऑप्शन तीन 1973, ऑप्शन डी 1974। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपको बताना है कि वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, 1972 में बच्चों। कब हुआ? 1972 में। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चाहते हैं हम, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी चंबल नदी पर, ऑप्शन सी
और सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी चंबल नदी पर, ऑप्शन डी सतलज नदी पर। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। चारों नदियों में से कौन सी नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। कृष्णा नदी पर कौन सा है दोस्तों? नागार्जुन। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। चंबल पे कौन सा है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? चंबल पे। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी रबी की फसल है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी मोटा अनाज, ऑप्शन डी चावल। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चना रबी की फसल है। चना के साथ साथ सरसों, जौ, गेहूं, ये भी रबी की फसल है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, आपको ये पूछ सकता है। तो कौन सी है? काली मिट्टी। पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों काली मिट्टी। पठारी क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन आपको बताएं, निम्न में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, आपको बताना है कि निम्न में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट लग रहा है बच्चों आपको? बच्चों आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करो ताकि इस सेशन का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। आपका एग्जाम नज़दीक आ गए दोस्तों, अब आपके पास 4 या 5 दिन का समय बचा हुआ है। हम आपको जी जान से आपकी तैयारी कराने में लगे हुए हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए रहे हैं हम। चलो बच्चों आपको बताना है कि निम्न में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको ये बताना है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है बच्चों। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, रक्त का पीएच मान कितना होता है। रुधिर का पीएच मान कितना होता है, आपको पूछ सकता है रक्त का पीएच मान। ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 1.2, ऑप्शन सी 7.8, ऑप्शन डी 2.7। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। पहले रक्त की प्रकृति क्या होती है, आपको यह बताना है। रक्त की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। क्षारीय रक्त की प्रकृति होती है, इस बात का ध्यान रखना। रक्त का क्षारीय कहाँ पर आता है? पीएच स्केल में क्षारीय मान कहाँ से आता है? 7 के आगे क्षारीय आता है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 7 से पहले 1.2, 2.7, 7 से पहले ये तो अम्लीय हो गया। तो क्षारीय में 2 ऑप्शन आ गया हमारे पास, 7.4 और 7.8। तो इन दो में से आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर में? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर में? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करना है। आपको बताना है कि सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, टिन, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, आपको बताना है कि सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो आपको पता होगा दोस्तों, चॉइस कैरेट सोना मुलायम होता है। चॉइस कैरेट सोना क्या होता है? मुलायम होता है, ये कठोर नहीं होता। तो हमारे गहने जो बने होते हैं 22 कैरेट या 21 कैरेट सोने के बने हुए होते हैं। दादा इस 22 कैरेट सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, सोने को कठोर बनाने में तांबा मिलाया जाता है उसमें। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक है।
रक्त का शर्करा बनाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक है? ऑप्शन 1 लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन 2 श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी एओसिन। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। तो रक्त का थक्का कौन बनाती है? प्लेटलेट्स बनाती है, प्लेटलेट्स बनाती है, ध्यान रखना। और रोगों से कौन लड़ती है? श्वेत रक्त कणिकाएं। रोगों से लड़ने के लिए कौन है? श्वेत रक्त कणिकाएं बच्चों। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन। और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन लेकर जाता है? लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिका में कौन सा वो पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। कहाँ पर पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारा अगला क्वेश्चन अग्नाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। अग्नाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है अग्नाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन 1 पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी टाइलिन। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? अग्नाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, ट्रिप्सिन अग्नाशय में पाया जाता है। आपको एंजाइम पूछा है बच्चों, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन नहीं पूछा। अग्नाशय कौन सा हार्मोन पाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है अग्नाशय ग्रंथि। इस बात का ध्यान रखना कि कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर एंजाइम पूछा है तो कौन सा? ट्रिप्सिन। और आपको पूछे कि हार्मोन पूछे तो कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। निम्न में से कौन सा लोहे अयस्क के सर्वोत्तम प्रकार का है? निम्न में से कौन सा लोहे अयस्क के सर्वोत्तम प्रकार का है? ऑप्शन 1 हेमेटाइट, ऑप्शन बी सीडेराइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी लिमोनाइट। चार लोहे अयस्क है हमारे पास। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि सर्वोत्तम प्रकार का लोहे अयस्क कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहे अयस्क है बच्चों। चलो बच्चों एक साथ अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि रावत भाटा आणविक संयंत्र निम्न में से किस राज्य में है? रावत भाटा आणविक संयंत्र निम्न में से किस राज्य में? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन 1 राजस्थान में रावत भाटा आणविक संयंत्र स्थित है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में आणविक संयंत्र स्थित है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चलो दोस्तों इसके साथ हमारा सेशन समाप्त हो गया है। तो बच्चों मैंने पिछले सेशन करवाया था आपको, पिछले सेशन में हमसे कुछ गलती हो गई थी। वहाँ पर आपको पूछा था कि चंपारण किसान आंदोलन के बारे में पूछा था। चंपारण किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ? तो मैंने क्या वहाँ पर उत्तर प्रदेश यूपी उसका आंसर बताया था बच्चों। क्या बताया था? यूपी उसका आंसर बताया था। तो ये गलत होगा बच्चों, वहाँ पर क्या आएगा? बिहार। चंपारण किसान आंदोलन कहाँ पर? बिहार में हुआ था बच्चों। मैं इसके लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ बच्चों। तो बच्चों आपको यहाँ पर बिहार कर लेना है, यूपी नहीं होगा वो। चंपारण किसान आंदोलन बिहार में हुआ था बच्चों। चलो बच्चों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है बच्चों। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके बच्चों। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।